नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का कवर करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस। नेशनल इमरजेंसी आज का टॉपिक है। जब भी हम इमरजेंसी की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला शख्स का ख्याल आता है वो है इंदिरा गांधी। जबकि ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहले इमरजेंसी लगाई थी। इन्होंने 1975 में 25 जून 1975 में इन्होंने लगाया था इमरजेंसी। उसके पहले दो बार इमरजेंसी 1962 इंडो चाइना वार जब शुरू हुआ था तब लगा था, और उसके बाद 1971 जब इंडिया पाक वार था, दो बार लग चुका था। इनफैक्ट इंडिया पाक वार वाला जो इमरजेंसी लगा था वो अभी रिवोक नहीं किया गया था, अभी वो चल ही रहा था। उसी बीच में 1975 का इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को आधार बना करके। तो आज हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है पार्लियामेंट पे, फंडामेंटल राइट पे, स्टेट असेंबलीज पे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो 1935 के इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, 1935 उससे लिया गया था। इनफैक्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, ये जो हमारा आज का संविधान है एग्जिस्टिंग, उसका 70 से ज़्यादा % हम डायरेक्टली इसी को अडॉप्ट कर लिए हैं 1935 के। तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें आपको जो मिलेंगी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 1935 से ली गई हैं, अडॉप्ट की गई हैं। और किस में है ये? पार्ट 18 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल हैं इसके 352 से लेकर के 360। इन 9 आर्टिकल्स में सारे डिस्क्रिप्शंस हैं इमरजेंसी प्रोविज़न के। ठीक, अब ये क्या कंडीशन होती है तो इमरजेंसी लगाया जाता है? तो कोई भी इस तरह का असामान्य स्थिति, अब नॉर्मल कंडीशन है, अब नॉर्मल सिचुएशन है, तो उस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए, सक्षम बनाने के लिए ये प्रोविज़न इंक्लूड किया गया, इमरजेंसी प्रोविज़न, ताकि जब कोई ऐसी सामान्य क्रूशियल स्थिति हो, कोई देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो, तो वैसी स्थिति में और भी देशों में इस तरह के प्रावधान होते हैं इमरजेंसी के। तो भारत में भी इसी कारण ये लिया गया है कि अगर भारत की संप्रभुता या एकता या अखंडता पे, इंटीग्रिटी पे, सॉवरेनिटी पे कोई खतरा मंडरा रहा है, उस समय इमरजेंसी लगाने, इस पर्पस से हमारे संविधान में इसको डाला गया था। हालांकि इसके बहुत सारे मिसयूज भी हुए। ठीक है। तो अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैसे होती है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, पहले पॉइंट देख लीजिए, फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्या इमरजेंसी क्या है? ठीक है, तो अभी हमने देखा। उसके बाद इसको ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, तो वो हम देखेंगे। फिर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या है, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, और कैसे इसको रिवोक किया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हम मोटा मोटा स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखिए, ग्राउंड ये है। अगर आर्टिकल 352 में दिया हुआ है, आर्टिकल 352 में, कि 3 कंडीशंस हैं जिनके आधार पे इमरजेंसी इम्पोज किया जा सकता है। पहला है वॉर, युद्ध हो पहला। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई डिक्लेयर नहीं है कोई कि वॉर चल रहा है, लेकिन जो एनिमी, कोई बगल का कंट्री है या कोई भी कंट्री है, वो वॉर छेड़ दिया है लेकिन डिक्लेयर नहीं है, तो वो उसको एक्सटर्नल एग्रेशन की श्रेणी में डाला जाता है, बाह्य आक्रमण की श्रेणी में। और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबेलियन। तो इन 3 ग्राउंड्स पे इमरजेंसी का प्रोविज़न है। अगर युद्ध हो गया है, वॉर तब भी हो सकता है, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन है इन दैट केस, और अगर सशस्त्र विद्रोह है तो उस केस में भी। तो ये जो तीसरा वाला ग्राउंड है, सशस्त्र विद्रोह, इस ग्राउंड पे जो लगता है इमरजेंसी, इसको हम बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सशस्त्र विद्रोह मतलब यहीं के लोग सशस्त्र विद्रोह करने लगे हैं, तो इसलिए इसको इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे। और ये जो दोनों ऊपर के हैं, इन कारण से अगर इमरजेंसी लगा है तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है। अब देखिए, 1-2 चीज़ें यहाँ पे और क्लियर कर लीजिए कि
ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, इसको जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इमरजेंसी के प्रोविजन में वहां पे इंटरनल क्राइसिस था, आंतरिक अशांति शब्द था। सशस्त्र विद्रोह हमने बाद में जोड़ा है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद समय हमने जोड़ा 1978 में। ये 72 लिखा है, ये रॉन्ग है। 1978 में हमने आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ा, क्योंकि आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ही एक वेग टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें कुछ भी आप कोई भी चीज़ बोल सकते, कहीं दंगा हुआ या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसको भी आप आंतरिक अशांति का आधार बना करके आप इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। तो उस तरह का मिसयूज ना हो सके, इसलिए आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये अमेंडमेंट आप अभी बहुत बार सुनेंगे, क्योंकि ये जस्ट इमरजेंसी के बाद किया हुआ अमेंडमेंट है ये 44th। ठीक, इसका जिक्र अभी आगे और भी आएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये अभी हमने बात किया कि बाह्य आक्रमण द्वारा के आधार पर अगर लगाया जाता है तो हमको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे, और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे। ठीक, उसके बाद ये है कि जो इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे कंट्री में एक साथ लगे या एक पूरे कंट्री में लगा हो, लेकिन कहीं भी लग सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है नेशनल इमरजेंसी मतलब कि नेशनल लेवल पे लगा हो, वो किसी एक पार्ट में भी हो सकता है और पूरे कंट्री में भी हो सकता है। मिनर्वा मिल्स केस एक है बहुत इंपॉर्टेंट केस, अलग से भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा देख लीजिए तो चूंकि कौन इससे रिलेटेड है, इसलिए मिनर्वा मिल्स 1980 में ये केस हुआ इमरजेंसी को लेकर के ही, कि इमरजेंसी को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी जो भी होगी वो अदालत में चुनौती दिया जा सकता है उसको, इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा गया है नेशनल इमरजेंसी, मतलब देखा जा सकता है इसको कि उसका ग्राउंड ठीक था या नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद है उद्घोषणा की प्रक्रिया और अवधि क्या है, कैसे जो अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन कितना समय के लिए होता है, अप्रूवल का प्रोसेस क्या है। तो अप्रूवल देखिए कैसे लगता है, प्रोसेस क्या है। तो पहली बात की प्रोसेस में प्रेसिडेंट लगाता है, सबसे पहले हमें जान लेना है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट लगा देंगे इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंट हम जैसा कि जानते हैं कोई काम ये अपने मन से नहीं करते हैं, कुछ एक दो इनके काम है जो अपने मन से इनका डिस्क्रिप्शन है, वो हम लोग जानते हैं कि भाई जब हैंग पार्लियामेंट होता है उस समय इनका डिस्क्रिप्शन आता है, ऐसे ही एक दो चीज़ें हैं। अदरवाइज ये सारा काम करते हैं विद कैबिनेट परमिशन, मतलब कैबिनेट के एडवाइस से करते हैं, ठीक है ना। कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, इनके एडवाइस से ही करते हैं। देखिए आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकता जब तक कि मंत्रिमंडल लिखित रूप में ऐसा प्रस्ताव उसके पास न भेजे, ठीक है। अब लिखित रूप में प्रस्ताव न भेजे, ये चीज़ें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जोड़ा गया। इसके पहले ऐसा प्रोविज़न नहीं था, लिखित रूप में जोड़ने वाला प्रावधान नहीं था। पहले सिर्फ ये था कि राष्ट्रपति जब चाहे लगा सकता है, और राष्ट्रपति कोई भी काम ऑब्वियसली कैसे करता है, कैबिनेट के एडवाइस से करता है, तो कभी भी लगाया जा सकता था। लेकिन उसको थोड़ा सा फिर जब मिसयूज होने लगा तो इसको अब रिटेन बोला गया कि मंत्रिमंडल लिखित रूप से प्रस्ताव उसे भेजेगा तभी इमरजेंसी लगेगी। अब जैसे इसको एग्जांपल लेके समझेंगे थोड़ा हमें क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए आज है 3 मार्च, अगर आज इमरजेंसी लगाना चाहें प्रेसिडेंट तो कैसे लगेगी, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट तुरंत लिखित रूप में देंगे जैसे ही, तो प्रेसिडेंट तुरंत ही इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देंगे, और आज ही के डेट से इमरजेंसी शुरू हो जाएगी पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 1 महीने के भीतर इनको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। तो उसके बाद ये जो इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुआ है ये जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी से यहाँ पे पास कराना होगा।
किसमें? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। अगर पास हो गया तो इन दैट केस 6 महीने तक इमरजेंसी, एक बार में 6 महीने तक अब रहेगी इमरजेंसी। अगर पास नहीं हुआ तो जिस दिन पास नहीं हुआ उसी दिन, जैसे मान लीजिए 10 तारीख को गया वहां पे पार्लियामेंट में, अब वहीं नॉकडाउन हो गया, मतलब पास नहीं हो पाया ये, तो उसी दिन 10 तारीख को ही इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर उनको परमिशन लेना है लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से। अगर परमिशन ले लिए तो 6 महीने तक चलेगा, नहीं ले पाए तो जिस दिन वो परमिशन नहीं मिला उसी दिन समाप्त हो गया इमरजेंसी। ठीक है, उसके बाद है इसको रिवोक कैसे करते हैं, उद्घोषणा की समाप्ति कैसे, इमरजेंसी समाप्त करना है तो कैसे होगा। तो इमरजेंसी समाप्त करने को थोड़ा सा आसान बनाया गया है बाद में, और प्रोक्लेम करने को थोड़ा टफ बना दिया गया है। मतलब टफ इन द सेंस कि बोला गया कि भाई अब लिखित देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को, तब ये इमरजेंसी लग सकता है। और इसमें क्या कि और परमिशन लेना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगा लोकसभा और राज्यसभा में, तब जा करके होगा। लेकिन इसको अगर रिवोक करना हो, समाप्त करना हो, तो उसके लिए आसान कर दिया गया कि भाई राष्ट्रपति जब चाहें उसे वापस ले लेंगे। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। मतलब इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, नहीं कि जाकर के पार्लियामेंट से पास कराना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होता है जिसे जारी रखने के अनुमोदन प्रस्ताव को लोकसभा निरस्त कर दे। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि अगर वहां पे अगर पास नहीं हो पाता है 2/3 मेजॉरिटी से, तो वहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा इमरजेंसी को। तो ये हो गया हमारा कैसे इमरजेंसी समाप्त होती है। उसके बाद इसका फंडामेंटल राइट पे हमारे क्या इंपैक्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। फंडामेंटल राइट पे क्या इंपैक्ट होता है? तो देखिए, फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है हमारा, ये सस्पेंड हो जाता है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो फंडामेंटल राइट हमारा क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। मूल अधिकारों को जो सस्पेंशन है इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, उसको हम कहाँ से लेते हैं? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो फंडामेंटल राइट से जो सस्पेंशन है, उसके से संबंधित 2 आर्टिकल है महत्वपूर्ण, जो हमें हमेशा ध्यान रखना है। 358 एंड 359, इन्हीं दोनों में डिस्क्रिप्शन है जो हमारा फंडामेंटल राइट पे जो इम्पैक्ट होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, उसका डिस्क्रिप्शन 358 और 359 में है। तो 358 क्या है, 359 क्या है, ये देख लेते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 358 क्या है? 358 में ये है कि जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा, उस समय अपने आप ही जो 19 में आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम की जो आज़ादी का फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, 6 मूल अधिकार ABCD करके, वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाएंगे। सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे 19 में दिए हुए सारे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, फ्रीडम टू प्रोफेस, कोई जो भी जितना भी आप कहीं देश में घूमना चाहते हैं, ये सारे राइट्स आपके सस्पेंड हो जाएंगे। आर्टिकल 358 में दिया हुआ है ऐसा। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट जो है 359, वो है बाकी 19 के अलावा जो राइट्स हैं आपके फंडामेंटल राइट हैं, जो मतलब 13 से लेकर के 35 तक में 19 को हटा दीजिए, और बाकी जो भी फंडामेंटल राइट हैं, इनके सस्पेंशन का से संबंधित आर्टिकल 359 है, बाकियों के लिए है। ये तो तुरंत ही समाप्त हो गया। और ये जो है 359 में जो अधिकार है, ये क्या होगा, ये इसके लिए प्रोविजन है, ये प्रेसिडेंट इसके लिए जो जो चीजें बोलेगा कि इनमें से ये राइट सस्पेंड करना है, तो वो राइट सस्पेंड किया जाएगा। ठीक, अब क्या है, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, मैं बोला था ना इसको कई बार अभी सुनेंगे आप, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मोरारजी देसाई सरकार आ गई थी इमरजेंसी के बाद, जनता पार्टी की सरकार, उसने ये किया। तो उसने क्या किया कि आर्टिकल 20 और 21 को, इस जो 359 में था कि बाकी अधिकार को भी समाप्त करने का, उसमें 20 और 21 को छोड़कर है। मतलब 20 और 21 को किसी कंडीशन में हटाया नहीं जा सकता। अब एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी समाप्त होगी, उसके बाद 19 में जो भी
आर्टिकल 19 में जो हमारे राइट्स हैं वो अपने आप ही पुनर्जीवित हो जाएंगे, मतलब तुरंत मिल जाएंगे, उसके लिए अलग से प्रोक्लेमेशन की ज़रूरत नहीं है। 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूलाधिकार युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए, हमने बात की थी कि इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही ये 19 जो आर्टिकल 19 वाले जो राइट्स हमारे ले लिए जा रहे हैं वो एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में होगा। अगर इंटरनल इमरजेंसी केस का केस है तो ये 359 में जो हमें राइट मिले हुए हैं वो रहेंगे, वो नहीं हट सकते। मतलब जो 1975 में इंदिरा गांधी के दौर में जो लगा था इमरजेंसी, उसके केस में ये 19 के सारे आर्टिकल 19 के सारे राइट्स हमारे पास होने चाहिए थे। हालांकि उस समय हमें नहीं मिले थे क्योंकि ये चीज़ें हम बाद में इंक्लूड किए हैं अमेंडमेंट के बाद, ये सब ठीक है ना, ये सब हम बाद में अमेंडमेंट के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमने ऐड किया है। उसके बाद इसमें एक और थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। आर्टिकल 359 के बारे में ही है। इसके अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। समझ रहे हैं आप? जो फंडामेंटल राइट 359 के अंतर्गत जो कहा जा रहा सस्पेंड हो जाता है, तो ये क्वेश्चन इससे पूछ सकता है ऐसे कि क्या आर्टिकल 359 के अंतर्गत मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं? तो नहीं, सस्पेंड नहीं होते हैं, उनका लागू होना सस्पेंड होता है। तो आपको लगेगा कि ये दोनों बात तो एक ही है, तो दोनों बात इसमें थोड़ा सा लीगलिटी वाला डिफरेंस है। अब वो कैसे है कि लागू होना निलंबित होने का मतलब ये हुआ, ये इसलिए दिया है कि आप इसको लागू कराने के लिए कोई रेट नहीं फाइल कर सकते कि रेट फाइल करें और कोई सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर दे और आपके फंडामेंटल राइट को स्टैब्लिश करा दे। ये वाली चीज़ यहाँ पे इस टर्म में नहीं हो पाएगा अगर ऐसा लिखा हुआ है तो, ठीक है। हाँ, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इमरजेंसी का लोकसभा और राज्यसभा, इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, इसका टेन्योर पे कुछ फर्क पड़ सकता है? तो बिल्कुल पड़ता है। लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल से आगे बढ़ाने के लिए संसद विधि बना करके इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो लोकसभा का भी मान लीजिए कार्यकाल है 5 वर्ष, तो इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा नियम बना करके। और ऐसा कितने बार किया जा सकता है? मतलब एक बार बढ़ाया गया, फिर दोबारा कंप्लीट होने पे 1 साल फिर से दोबारा बढ़ाया जा सकता है, और ये फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम ये किया जा सकता है। तो ये भी इमरजेंसी में ये भी राइट मिल जाता है किसको? केंद्र को। उसके बाद जैसे संसद में किया जा सकता है वैसे ही राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 5 वर्ष का जो है उसको 1 साल, ठीक है, कानून बना करके संसद विधि द्वारा इसको फिर से 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और दोनों विस्तार आपातकाल की जैसे समाप्ति होगी अधिकतम 6 माह तक रहेंगे, बाकी उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर इस तरह के कोई चेंजेस किए गए हैं तो इमरजेंसी समाप्त होने के 6 महीने तक ही एग्जिस्ट होगा, उसके बाद ये कार्यकाल दोनों टेन्योर समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब चुनाव कराना पड़ेगा उसके बाद। उसके बाद इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि भारत का जो संविधान है या भारत में जो शक्तियां हैं, इनफैक्ट इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी और फेडरल दोनों है, ठीक है ना। मतलब केंद्र के पास भी ठीक ठाक शक्तियां हैं और राज्यों के पास भी हैं। मतलब केंद्र के पास ऑब्वियसली ज़्यादा है इंडिया में, और उसके बाद राज्यों के पास भी काफ़ी शक्तियां हैं। लेकिन जब इमरजेंसी का कंडीशन आता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो ये लगभग सारी शक्तियां यूनियन के पास आ जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर यूनिटरी हो जाता है, फेडरलिज्म बस नाम मात्र का रह जाता है। एग्जीक्यूटिव पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो एग्जीक्यूटिव राज्य सरकारें निलंबित नहीं की जाती हैं। ये ध्यान रखना। हमको ऐसा लग सकता है कि भाई सारा काम तो केंद्र ही कब करेगा, तो इसका मतलब राज्य सरकार निलंबित हो गया? नहीं, सीएम रहेगा, सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो सदस्य हैं वो रहेंगे। लेकिन ये समझ जाइए सब बाईपास हो जाते हैं, इनका कोई खास काम नहीं रह जाता है, मेन केंद्र इसको डील करता है। तो राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती हैं, ये हमें ध्यान रखता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यद्यपि राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। उसके बाद विधायी शक्ति।
में क्या है, संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों और कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पार्लियामेंट को राइट मिल जाता है जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उन पे कानून बना सकती है। कब? नेशनल इमरजेंसी के टाइम। आर्टिकल 246 में दिया हुआ ना जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे कानून बना सकती है। किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। जैसे दोनों चीज़ें निलंबित नहीं होंगी, न राज्य सरकारें निलंबित होंगी ना ही उनकी विधायिका की विधायी शक्तियां निलंबित होंगी। मतलब सब लोग हैं, बस उनके पास पावर नहीं है, कुछ खास अथॉरिटी नहीं है कि कुछ कर सके। आई बात समझ में? और आपातकाल जैसे ही समाप्त होगा उसके 6 महीने बाद तक ही बस प्रभावी रहेगा। जो भी वो लोग कानून बनाए हुए हैं, जो केंद्र कानून बनाया है वो 6 महीने तक रहेगा इमरजेंसी समाप्त होने के बाद। ठीक है, कुछ एक बातें बिल्कुल हमें ध्यान रहनी चाहिए कि भाई कि जो टाइमिंग है कि 1 महीने के अंदर हमको परमिशन लेना है। ठीक, 6 महीने के अंदर हम जो भी लागू हुआ इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमम 1 साल के लिए एक बार में टेन्योर बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का या लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। ठीक है, इस तरीके से 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। उसके बाद संसद सत्र अगर नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा विधायी शक्तियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ही वित्तीय चीज़ों पे भी फर्क पड़ता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक जो वितरण है उसको संशोधित कर सकता है। जैसे फाइनेंस कमीशन जो बोला है कि भाई आप 40% राज्यों को दीजिए, 60% अपने पास रखिए, तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। वो करेगा नहीं, हम 30% देंगे, हमारे पास अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी। तो इस तरह की चीज़ें वो कर सकता है। और जो ये चीज़ें लागू करेगा वो 1 फाइनेंशियल ईयर तक एग्जीक्यूट करेंगी उसके इमरजेंसी समाप्त होने के। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कितनी बार अब तक इमरजेंसी लग चुका है। इमरजेंसी अब तक टोटल 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में लगा, दूसरी बार 1971 में लगा, तीसरी बार 1975 में लगा। ये है इंटरनल इमरजेंसी जिसको हम जानते हैं, जो काफ़ी नेगेटिव कारणों के लिए जाना जाता है। 71 में इंडो पाक वार के लिए लगा था। इसको ये जो है ये इंटरनल है और ये दोनों एक्सटर्नल है, 1962 वाला और ये। लेकिन ये जो है एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे लगा था और ये जो है वॉर, फुल फ्लेज वॉर के कारण लगा था। तो ये 3 जो है बार इमरजेंसी लग चुका है। तो आगे हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर आए हुए, तो उसको हम लोग जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हेन वाज द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी? आर्म्ड रिबेलियन हमने बात किया था ना अभी, आर्म्ड रिबेलियन शब्द हमने ऐड किया था कब? जब इमरजेंसी समाप्त हो गया, दोबारा चुनाव हुआ, नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ और इंदिरा गांधी हार गई, तो एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें 1978 में, और इसमें क्या हुआ, आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ा गया। जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था उसको हटा करके आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ दिया गया। ठीक, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। हाउ मेनी टाइम्स हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया? कभी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक बार कुछ मतलब समय इस तरह का था 1991 में इमरजेंसी लगने लायक, लेकिन हम फिर भी संभल गई भारत की इकॉनमी, तो एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है ना, आई बात समझ में? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट डू नॉट गेट अबॉलिश्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी में कौन सा अपने आप से नहीं अबॉलिश होता है? तो 19 तो जैसे ही लगा तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। अबॉलिश हालांकि गलत शब्द है, बहुत प्रिसाइजली अगर आप देखेंगे तो अबॉलिश शब्द शायद ना यहाँ पे यूज़ किया जाए, तो ठीक है, फिर भी देखिए। तो आर्टिकल 19 तो पता ही हमें 358 में तुरंत इसको हटा दिया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 मतलब बी एंड सी, इनको नहीं नेशनल इमरजेंसी के दौरान हटाया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मतलब इज रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है। तो फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन।
बिल्कुल सही है ना, ये तो सही है। आर्टिकल 19 तुरंत सस्पेंड हो जाता है। फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 कैनॉट बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। हाँ, ये भी सही है बिल्कुल। इंटरनल इमरजेंसी के केस में अभी हमने डिस्कस किया था कि 19 सस्पेंड नहीं होगा इंटरनल इमरजेंसी के केस में। यही इंटरनल इमरजेंसी का केस था जिसमें उन्होंने, इंदिरा गांधी ने सस्पेंड कर दिया था। ये सारी चीजें सस्पेंड हो गई थी क्योंकि संविधान में था ही वो, तो इसी को अमेंड कर दिया गया कि इंटरनल इमरजेंसी केस में ये चीजें सस्पेंड नहीं होंगी। 19 मतलब राइट टू फ्रीडम होगा। उसके बाद है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव्स व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज ओवर। यस, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा जैसे ही नेशनल इमरजेंसी समाप्त होगी, तो उसको अलग से एनफोर्स करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। नेशनल इमरजेंसी समाप्त, 19 शुरू। When a national emergency is enforced, the fundamental right of Article 19 are repealed after the president order wrong. ठीक है ना। पहली बात तो रिपील कुछ भी नहीं होता है, रिपील तो कोई नहीं होगा, सस्पेंडेड हो सकता, हाँ सस्पेंडेड होगा, ठीक है ना। और वो भी उसके ऑर्डर पे नहीं होगा, ये तो ऑटोमेटिकली ही होगा। तो दोनों चीजें इसमें रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। हाउ मेनी टाइम्स हैव द नेशनल इमरजेंसी बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? 3 बार लग चुका है, ऑप्शन बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इमरजेंसी? इमरजेंसी का सिनोनिम क्या है? तो प्रेसिडेंट रूल हम जानते हैं, आर्टिकल 356। स्टेट इमरजेंसी मतलब सेम चीज, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी उसको बोलते हैं, आर्टिकल 356। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी राज्य में अगर विफल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई राज्य अपने राज्य को नहीं गवर्न कर पा रही है, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी उसको बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट, मतलब ये तीनों सिनोनिम है। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी इज राइट। ठीक है, ओके दोस्तों, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।